आज हमारे देश में फर्टिलिटी रेट इतना कम क्यों हो रहा है और इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है? प्रेगनेंसी 35 से पहले प्लान कर लो या फैमिली लाइफ 35 से पहले कंप्लीट हो जाए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईला गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट डायरेक्टर एंड को-फाउंडर IVF स्पेशलिस्ट एट फर्टिसिटी IVF एंड फर्टिलिटी क्लिनिक, ये दिल्ली में है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक ख़ास टॉपिक के ऊपर, जो कि है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है जहाँ पेशेंट को प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में, प्रेगनेंसी ठहरने में। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में खुल के बात करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी भी इसको लेके काफ़ी सोशल इश्यूज़ और टैबूज़ हैं। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग इश्यू है, मेडिकली भी, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली ऑल्सो। इनफर्टिलिटी का रेट जो है हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, फर्टिलिटी रेट भी काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है सभी के लिए, डॉक्टर्स के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं। मेडिकली ही नहीं, इमोशनली और साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली इश्यूज भी इससे जुड़े हुए हैं। आज हमारे देश में फर्टिलिटी रेट इतना कम क्यों हो रहा है और इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है? यदि हम इसका बेसिक वो देखें तो क्या कारण होते हैं जो कि प्रेगनेंसी ठहरने में हमें हेल्प करते हैं। इसके लिए दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, फीमेल पार्टनर भी और मेल पार्टनर भी। फीमेल पार्टनर के जो दो ओवरीज होती हैं, उनका हम रिप्रोडक्टिव यदि सिस्टम देखें, और दो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं जो कि ओवरीज के साथ होते हैं और उनका काम होता है एग को उठाना। वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म एग के साथ आके मिलता है, एम्ब्रियो बनता है और ये एम्ब्रियो यूट्रस में आके एज अ प्रेगनेंसी ग्रो करता है। यूट्रस हेल्दी होना चाहिए टू कैरी द प्रेगनेंसी। और मेल पार्टनर में यदि हम देखते हैं तो उनका जो सीमेन पैरामीटर्स हैं, जैसे स्पर्म काउंट है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म है और मॉर्फोलॉजी मतलब शेप ऑफ द स्पर्म, ये सब नॉर्मल होना चाहिए। तो यदि हम बात करते हैं कि क्या कारण है जिनके कारण इनफर्टिलिटी इशू बढ़ रहा है, तो मोस्ट कॉमन इज कि जो मैरिज एज है वो भी बढ़ती जा रही है। प्रेगनेंसी प्लानिंग जो है वो भी आज की डेट में कपल जल्दी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करते हैं। द एज ऑफ फीमेल पार्टनर हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हम सबको मालूम है कि जैसे जैसे एज एडवांस होती जाती है तो नंबर ऑफ एग्स जो कि फीमेल में सिंस बर्थ डिफाइन होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। ना ही ना नंबर ही सिर्फ कम नहीं होता है, उनकी जो क्वालिटी है उस पर भी असर पड़ता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है तो वो भी, उसमें भी म्यूटेशंस आने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए पुराने टाइम में कहा जाता था कि प्रेगनेंसी 35 से पहले प्लान कर लो या फैमिली लाइफ 35 से पहले कंप्लीट हो जाए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद यदि प्रेगनेंसी होती है तो जो चांसेस हैं मिसकैरेजेस के और चांसेस ऑफ एबनॉर्मलिटीज इन द बेबी, द बर्थ डिफेक्ट्स, प्री टर्म डिलीवरी, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए टाइम पे प्रेगनेंसी प्लान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज की यदि हम लाइफस्टाइल देखें तो लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है, यदि मैं 30 साल पहले की बात करती हूँ उसके कंपैरिजन में। जैसे अभी मैंने आपको 3 फैक्टर्स बताए, लेट मैरिज, लेट प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी, द एज ऑफ फीमेल पार्टनर्स। आज की डेट में मोस्ट ऑफ द कपल्स हु कम टू अस टू द ओपीडी, उसमें फीमेल पार्टनर्स की एज मोर देन 35 होती है, मोस्ट ऑफ द कपल्स। बहुत ही कम
कपल ऐसे होते हैं जहाँ पे फीमेल पार्टनर इज लेस देन 33 ईयर्स ऑफ एज। लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो गई है कि हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है। जो हमारी डाइट है वो भी वेल बैलेंस्ड डाइट नहीं होती है। जल्दबाजी में हमें जो सामने दिखता है खा के काम के लिए निकल जाते हैं। वी शुड नॉट बी दैट, वी शुड हैव टाइम फॉर आवरसेल्फ। द स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है, आप स्ट्रेस लेवल, आप जॉब प्रेशर बोलो या फैमिली प्रेशर बोलो या आपके रिलेशनशिप में के कारण स्ट्रेस है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्टिलिटी में। तो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इन सब का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारे गैमीट्स के ऊपर, चाहे वो एग्स हो या स्पर्म हो। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पोल्यूशन, आज की डेट में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, सो बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन ऑल्सो it affects the gametes and it affects the fertility. Pesticides है, insecticides है, all these play very very important role. कपल को आपस में अपने लिए टाइम नहीं होता है। आप देखो तो जॉब ऐसा होता है कि एक पार्टनर यदि नाइट ड्यूटी के लिए जा रहा है तो दूसरा मॉर्निंग में ड्यूटी के लिए जा रहा है, सो डोंट हैव टाइम फॉर देमसेल्व्स। तो ये कुछ कारण ऐसे हैं जिसके कारण फर्टिलिटी रेट गिरता जा रहा है और इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फीमेल पार्टनर में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है दे शुड बी हेल्दी एंड वी शुड नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देम। मेल पार्टनर semen parameters are important. So whenever the couple come to us for the treatment or for the counseling or for evaluation, सबसे पहले जो होता है वो कि हिस्ट्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एज दोनों पार्टनर्स की क्या है, कितना टाइम हो गया उनको साथ में रहते हुए, पहले कोई प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है, स्मोकिंग, अल्कोहल पर डे का कितना होता है, व्हाट काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल दे आर इनटू, कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है उनको, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है। तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दीज प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ आर ऑल्सो सेटिंग इन अर्ली। तो जब ये मेडिकल प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो जाती है तो इनसे भी फर्टिलिटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर कुछ टेस्ट, बेसिक टेस्ट होते हैं एवेल्युएशन के लिए कि जो हार्मोन्स हैं वो फीमेल में और मेल पार्टनर्स में नॉर्मल है या नहीं है, या दे आर डीरेंज्ड। एंड दीज हार्मोन्स लाइक थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, दीज आर इम्पॉर्टेंट एंड दे आर द मेन वंस टू कंट्रोल टू द फर्टिलिटी। तो आपके यदि ये हार्मोन्स डीरेंज्ड हैं तो दैट मे बी अ चैलेंजिंग फैक्टर टू हैव प्रेगनेंसी। एंड यही हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करते हैं। यदि साइकिल्स इरेगुलर हैं, टाइम पे साइकिल्स नहीं आ रही हैं, या बहुत ज़्यादा हेवी फ्लो हो रहा है, या पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, स्कैंटी फ्लो है, मुश्किल से एक दिन के लिए साइकिल ब्लीडिंग होती है या स्पॉटिंग होती है, प्रॉपर फ्लो नहीं है, सो ऑल दीज थिंग्स टेल अस वेयर कैन द प्रॉब्लम विल बी। कंप्लीट इवैल्यूएशन ऑफ बोथ द पार्टनर्स इज इम्पॉर्टेंट। फिर जब उनकी रिपोर्ट्स आती है, रिपोर्ट्स के बेसिस पे वी अगेन काउंसल देम, वी टेल देम कि वेयर द प्रॉब्लम इज एंड हाउ वी कैन मूव अहेड फॉर द ट्रीटमेंट। तो बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उनको क्या एडवाइस देना है। तो यूजली हम कपल्स के लिए ये होता है कि यदि 35 से ऊपर की एज हो गई है फीमेल पार्टनर की, तो 6 मंथ यदि उनको साथ में रहते हुए हो गए हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, दे शुड सी द फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। एंड इफ द एज इज लेस देन 35 years of age, दे कैन बी टुगेदर फॉर 1 year, और 1 साल तक साथ में रहते हुए भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, then please consult the fertility specialist and get yourself evaluated. So when you have been living together for 1 year or 6 months based on your age, then the first line of treatment is IUI.
अब आईयूआई के लिए, आईयूआई जिसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, तो उसके लिए ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. दे शुड बी ओपन एंड द सीमेन पैरामीटर शुड बी नियर टू नॉर्मल, तभी आईयूआई काम करेगा. और आईयूआई की जो सक्सेस रेट होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, आपकी ट्यूब्स ने काम करना है, आपकी ट्यूब्स ने कोट आना है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होना है, तो द सक्सेस रेट इज 10 to 15%. और आप आईयूआई भी ट्राई कर चुके हैं, आईयूआई ट्राई करने के बाद भी यदि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो फिर आपको आपके डॉक्टर जो है वो आईवीएफ के लिए एडवाइस करेंगे. या फिर टेस्ट में यदि निकल के आता है कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है, या स्पर्म काउंट इज वेरी लो, मूवमेंट ऑफ द स्पर्म इज लो, या मॉर्फोलॉजी बहुत पुअर है, तो स्ट्रेट विदाउट ट्राइंग फॉर आईयूआई यू विल गो फॉर आईवीएफ. अब हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करें, जो कि 1/3 ऑफ द केसेस जो है वो मेल इनफर्टिलिटी के होते हैं, और 1/3 केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. तो फीमेल फैक्टर भी है और मेल फैक्टर भी है. तो मेल इनफर्टिलिटी की जब बात आती है तो इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज समटाइम्स द मेल पार्टनर्स दे आर वेरी रिलक्टेंट टू डू द सीमेन टेस्ट. अब इसको हम एक टैबू बोले या मतलब मेल पार्टनर्स जो होते हैं वो इतना इजीली टेस्ट के लिए रेडी नहीं हो पाते हैं, तो उनको कन्विंस करना कि अनलेस एंड अनटिल वी हैव द सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्लान फॉर द ट्रीटमेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जब हम सीमेन पैरामीटर्स चेक करते हैं और वो यदि बिलो द रेंज आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली वी प्लान फॉर द ट्रीटमेंट. दूसरा, जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द प्रेगनेंसी इज द लाइफस्टाइल modification. Lifestyle modification is the first foremost important thing to achieve pregnancy. इससे बढ़कर कुछ नहीं है. So important is to give yourself some time. 40-45 minutes for yourself is very very important to engage in any kind of the physical activity which you love to do. चाहे वो walking है या going to the gym, swimming, yoga, meditation, whatever. Because it releases the positive hormones, it keeps you happy, it keeps you relaxed. Second important thing is to have the well-balanced, nutritious diet. Diet has a very important role again to provide all the important nutrients, micronutrients which are important for the pregnancy to happen. To cope up with the stress is very very important. It's not that easy to say don't take stress. Stress may be there in one or the other form, but to how to cope up with it, it's very important. You should know that. Again, the physical activity, have some hobby, indulge in some kind of work which you love to do. So deal with the stress, talk with the people, have support group, discuss with your partner. So these are some ways to cope up. Avoid smoking and alcohol. The smoking is a very very big factor which affects the gametes, both the eggs and the sperm, and it causes the genetic changes also. Certain medical problems, if you are having like hypertension, diabetes or thyroid, don't ignore them. Take the treatment. Don't think that if once you start the treatment तो ये lifelong चलेगा. Because hypertension, diabetes and thyroid, these are the problems which controls the overall body function and have a big impact on the fertility. So these lifestyle factors are very important to deal with the fertility issues. कुछ मिथ्स होते हैं रिलेटेड टू आईवीएफ कि हम एक बारी जब डॉक्टर के पास जाएंगे और ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, चाहे वो आईयूआई हो या आईवीएफ हो, प्रेगनेंसी हो ही जाएगी. ऐसा नहीं होता है.
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बॉडी के अंदर हो रही होती हैं, कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं हर प्रोसीजर के। आईयूआई के अपने लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, आईवीएफ के अपने लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। डेफिनेटली आईवीएफ का सक्सेस रेट इज अप टू 60-65%, बट यदि कोई भी को फैक्टर एसोसिएटेड है, जैसे एज बहुत ज़्यादा है, या इक्वालिटी ठीक नहीं मिली, या स्पर्म अच्छे नहीं है, या एम्ब्रियोज ठीक नहीं बने, या मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उसमें सक्सेस रेट और कम हो जाता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड। दूसरा, जिसके लिए प्रेगनेंसी हो गई उसके लिए इट इज़ 100%, जिसकी प्रेगनेंसी नहीं हुई फॉर दैट पर्सन इट इज़ 0, देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन। तो हमने अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर करना है। फिजिकल प्रिपरेशन के साथ साथ मेंटल प्रिपरेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जब हम किसी भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक मिथ है लोगों के बीच में कि यदि हम आईवीएफ कराएंगे या किसी भी एक्टिव ट्रीटमेंट से, एआरटी ट्रीटमेंट से हम यदि प्रेगनेंसी करेंगे तो बेबी में एबनॉर्मलिटी आने का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है। एबनॉर्मलिटी का रिस्क आईयूआई या आईवीएफ या इक्सी से नहीं है, ये बहुत सारी दूसरी चीज़ों को लेके भी होता है, गेमीट्स को लेके होता है, एज को लेके होता है, और ये रिस्क उतना ही होता है जितना आप नॉर्मल कंसेप्शन में जो रिस्क है। आपने सुना होगा कि नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई, नेचुरल प्रेगनेंसी हुई और उसका मिसकैरेज हो गया या बेबी में प्रॉब्लम आ गई। सेम वे उतना ही रिस्क आईवीएफ साइकिल में भी है, बट क्योंकि आईवीएफ हुआ होता है लोगों को लगता है कि ये बिकॉज ऑफ आईवीएफ है। ऐसा नहीं है। एबनॉर्मलिटी यदि बेबी में कोई होती है तो उतना ही रिस्क है जितना नेचुरल कंसेप्शन में है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट हमने ध्यान रखना है वो ये है कि यदि हम कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपने बिल्कुल अपने आप को बेड रेस्ट पे रखना है। आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप अपना ऑफिस नहीं जा सकते, आप अपना वर्क नहीं ज्वाइन कर सकते, यू कैन नॉट क्लाइंब द स्टेयर, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, या इंडियन टॉयलेट नहीं यूज़ कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ जो आप फॉलो करते हैं, आप सब कुछ करिए। आपने ऑफिस ज्वाइन करना है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 1-2 दिन के बाद आप अपने ऑफिस भी जा सकते हैं। आप यदि बाहर से कहीं से आए हैं, लोकली नहीं रहते हैं, तो आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा के बाहर भी जा सकते हैं। अपने सिटी में, अपने स्टेट में या अपने कंट्री में भी जा सकते हैं, और रेगुलर टच में रह सकते हैं विद द डॉक्टर, जो भी आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है, कि आगे कैसे ट्रीटमेंट फॉलो करना है, क्या करना है। बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट हम बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करते हैं। आप जैसे नॉर्मल हैं वैसे ही रहेंगे, क्योंकि बेड रेस्ट लेने से कोई एडेड एडवांटेज नहीं होता है। हम उल्टा डिस्करेज करते हैं टू हैव द कंप्लीट बेड रेस्ट, बिकॉज पेशेंट की यदि कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो इंडाइजेशन प्रॉब्लम, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, एप्रीहेंशन, स्ट्रेस सब कुछ बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो इसका असर प्रेगनेंसी पे पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, एप्रीहेंशन बढ़ा, तो वो नेगेटिव हार्मोन जो होता है, एक कॉर्टिजोल हार्मोन होता है, वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है, एंड दैट में अफेक्ट आवर प्रेगनेंसी आउटकम। सो दिस इज माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। जब भी हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप यंग हैं, तो प्लीज़ अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए। अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, वेल बैलेंस्ड डाइट, अवॉइड smoking and alcohol, and try try to cope up with the stress if you're going through any kind of the stressful phase. प्रेगनेंसी ट्राई करने से पहले अपना एक बारी बेसिक टेस्ट ज़रूर कराइए, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन लो तो नहीं है, या थैलेसीमिया की प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज अगेन थैलेसीमिया इज़ वन इम्पॉर्टेंट कंडीशन। यदि आप और आपका पार्टनर दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं तो थैलेसीमिया मेजर होने का रिस्क बेबी में बढ़ जाता है, और ये कि ये ऐसी कंडीशन है, यदि बेबी थैलेसीमिया मेजर होता है
तो उसमें उसकी लाइफ जो है वो शॉर्टन हो जाती है एंड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम पहले से अवॉइड कर सकते हैं यदि दोनों पार्टनर्स अपना टेस्ट कराएंगे, और बाय चांस यदि माइनर निकलता है तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द डॉक्टर बिफोर ट्राइंग द प्रेगनेंसी कि हमने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मेरा मकसद था आप लोगों तक पहुंचाने का। होपफुली आप लोग इस इंफॉर्मेशन से काफ़ी लाभ आपको होगा और हुआ होगा। यदि कोई भी आपकी क्वेरी होती है या कुछ और जानकारी आपको अभी भी चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।